हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। हमेशा ज़िंदगी में अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। जल्दी से शुरू करते हैं कहानी। एक ही परिवार में 4 कत्ल हो जाते हैं। मरने वालों में एक बेटा 13 साल का, एक बेटी 10 साल की, बड़ी बेटी 17 साल की और उनकी माँ। चारों का कत्ल बहुत ही दरिंदगी से, क्रूरता से किया गया था। जब पुलिस इस केस की जांच करे, वहाँ एक डायरी मिलती है और पुलिस जब उस डायरी के पन्ने पलटती है, उस डायरी को जब पढ़ा गया, तो पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती। उस डायरी में क्रमवार लिखा गया था कि जब हमारे साथ पहली बार सेक्स किया गया तो हमें कैसा लगा था, क्या क्या हुआ। दूसरी बार जब सेक्स किया गया तो कैसा लगा, क्या क्या हुआ। तीसरी बार जब संभोग किया गया तो क्या क्या हुआ। उस डायरी में, जो कि एक लड़की ने लिखी थी, उस लड़की ने बदस्तूर सारे प्रसंगों के बारे में लिखा था। पुलिस की जांच पड़ताल में दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और होते होते 11 महीने बीत गए। लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। और 11 महीने बाद जब पुलिस असली कातिल तक पहुंचती है और जांच पड़ताल में कातिल जो कहानी सुनाता है, वो सुनकर पुलिस और शहर तो क्या, पूरे प्रदेश के लोग सुन रह जाते हैं। सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई इतना बड़ा सनकी कैसे हो सकता है। उस व्यक्ति ने एक नहीं, 100 से भी अधिक महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। दोस्तों, जब पुलिस ने उससे पूछा तो 100 गिनती भी याद नहीं थी। वो कहता है गिनती रखने की क्या जरूरत है। आरोपी का जब मेडिकल टेस्ट कराया जाता है तो एक आरोपी का नाम था अरुण दीक्षित, जो कि जाति से ब्राह्मण होता है, लेकिन उसने खतना करवाया हुआ था। दोस्तों, जी हां, आपने सही सुना, खतना करवाया हुआ था। और जब उससे इस विषय में पूछा गया कि तुम ब्राह्मण होते हुए तुमने खतना क्यों करवाया, तो वो कहता है कि खतना इसलिए करवाया ताकि मेरी सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाए, मैं प्रेम संबंध बनाने में और ज्यादा आनंद की प्राप्ति कर सकूं, इस वजह से मैंने खतना करवाया। एक साइको किलर की तरह ही बर्ताव कर रहा था। 11 महीने की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, तो सरकार की तरफ से पुलिस टीम को परिष्कृत भी किया गया। आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है गोरखपुर, वहीं पर थाना पड़ता है शाहपुर, और शाहपुर थाने के अंतर्गत आता है गांव झरना टोला। यहीं का रहने वाला एक फौजी, जो सीआरपीएफ में अपने घर से कई 100 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा होता है, और सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर वो तैनात होता है। वो अपनी पत्नी से बात करने के लिए लगातार फोन ट्राई कर रहा होता है। 48 घंटे से वो अपनी पत्नी को लगातार फोन कर रहा है और बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। कई घंटे घंटे बीत जाने के बाद भी और लगातार कोशिशें करने के बाद भी उसका अपनी पत्नी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। और कुछ समय के बाद फोन स्विच ऑफ आने लगा। उसे अब महसूस होने लगा था कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़। और उसे यह महसूस होने के बाद वो अपने साले को फोन मिलाता है और उससे कहता है कि मैं 2 दिन से लगातार तुम्हारी बहन से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो फोन का जो है, क्या बात है, बात नहीं करना चाहती या कोई और दिक्कत है, जरा जाकर देखो और बताओ। उनका साला भी उसी गांव में रहता था, तो साला उनसे कहता है, जीजा जी, इस वक्त तो मैं जरा बाहर हूं, मैं देर रात तक घर पहुंचूंगा, सुबह सबसे पहले जाकर दीदी से आपकी बात करवाता हूं। उसके बावजूद भी फौजी जो होता है वो देर रात तक अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता था, लगातार फोन लगाता है और अंत में फोन स्विच ऑफ आने लगता है। इधर सुबह 7 बजे से पहले ही उसका जो साला होता है, फौजी की पत्नी का भाई, वो अपनी बहन के घर पहुंचता है। और बहन के घर जब पहुंचता है तो वहां जाकर क्या देखता है कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उसकी बहन अगर कहीं जाती भी थी तो बताकर जाती थी, या तो अपने पति को या अपने मायके में। इस बार कुछ अलग हुआ था, ताला लगा था और बहन थी ही नहीं। वो आसपास के रिश्तेदारों को फोन लगाता है, पूछता है,
जानने की कोशिश करता है कि क्या बहन वहां आई है, लेकिन हर तरफ से जवाब वही आता है कि यहां तो नहीं आई। अब वो टेंशन में आ जाता है, आस पड़ोस में जाता है, वहां पर पूछता है, तो सभी का यही कहना होता है कि पिछले 2 दिनों से उनको किसी ने नहीं देखा। 2 दिन पहले उन्होंने देखा गया था, 2 दिन से वो किसी को नजर नहीं आई थी। अब उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। वो अपने जीजा जी को फोन करता है और फोन देखा है, जब खिड़की के पास आता है और जब उसकी नजर खिड़की से अंदर पड़ती है तो अंदर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर हॉल में जो दृश्य उसने देखा, वहां पर पड़े तख्त पर उसकी बहन की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई उसे नजर आती है। वो डर जाता है और वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां आकर जमा हो जाते हैं, और जब वो लोग वहां का दृश्य देखते हैं, उनमें से ही कोई पुलिस स्टेशन फोन लगा देता है। और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अफसर दल बल सहित घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। घर का ताला तोड़ा जाता है, और जब पुलिस घर में दाखिल होती है तो पहले ही कमरे में फौजी की पत्नी, उसकी लाश खून से लथपथ तख्त पर पड़ी हुई होती है। उसके बाद जब पुलिस दूसरे कमरे में दाखिल होती है तो वहां पर पलंग पर फौजी का जो 13 साल का जो बेटा था, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। वो औंधे मुंह पलंग पर पड़ा हुआ था और वो भी मरा हुआ पाया जाता है। वहीं बाजू में एक पलंग पर उसकी छोटी बहन, 10 साल की बेटी फौजी की, वो भी मरी हुई पाई जाती है। पुलिस जब वहां से निकलती है तो ऊपर से जो सीढ़ियां नीचे की तरफ आ रही होती हैं, उस सीढ़ी के पास फौजी की बड़ी बेटी 17, वो भी वहां पर मृत अवस्था में पुलिस को मिलती है। और उस लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, मतलब उसको देखकर पुलिस को यह अंदेशा हो चुका था कि इसके साथ कुकर्म किया गया है। मौके की नजाकत को समझते हुए और 4-4 मर्डर, इतने जघन्य हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जो होती है, इस मामले को गुप्त रखना ही ठीक समझती है। और लोग क्रिया पूरी करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से लेती है और गंभीरता से जांच पड़ताल में जुट जाती है। एक एक व्यक्ति जिसका इनके घर आना जाना था या जिस किसी से भी इनका संपर्क था, चाहे वो दूध वाला हो, कपड़े वाला हो, सब्जी वाला हो या जो भी इनके घर आता था, जो इनसे मिलता था, या ये लोग जिन लोगों से मिलते थे, पुलिस एक एक को पकड़कर, एक एक को बुलाकर पूछताछ करना शुरू करती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस को कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं होती। पुलिस के हाथ खाली के खाली रहते हैं, कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल पाता। इसी बीच जब चारों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो जाती है कि फौजी की जो बड़ी बेटी थी 17 साल की, उसके साथ रेप किया गया था और रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई थी। अब पुलिस को ऐसा लगने लगता है कि ये जो भी हत्याकांड हुआ है, ये हो ना हो फौजी की बड़ी बेटी से ही संबंध, कुछ लव अफेयर का चक्कर रहा होगा, और इसी प्रकरण के चलते शायद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस उस दिशा में अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, बॉयफ्रेंड था, इसकी किस किस से दोस्ती थी। लेकिन जब पुलिस जांच में आगे बढ़ती है तो पुलिस को पता चलता है कि लड़की बहुत ही होनहार थी, पूरे स्कूल में अव्वल आती थी, उसका कोई लड़का भी दोस्त नहीं था, बॉयफ्रेंड की तो बात ही दूर की है। अगर शायद जिंदा होती तो भविष्य में आगे चलकर जरूर कोई ना कोई ऑफिसर बनती, लेकिन अब वो इस दुनिया में ही रही नहीं थी। पुलिस को यहां से भी कोई क्लू नहीं मिलता। फिर पुलिस सोचती है कि भले ही लड़का कोई दोस्त ना हो, कोई बॉयफ्रेंड ना हो, लेकिन कोई ना कोई सहेली तो जरूर होगी, कोई तो लड़की होगी, उसके जरिए ही शायद कुछ पता चल जाए। तो जब पुलिस पूछताछ करती है तो एक लड़की का नाम निकल करके सामने आता है, और जब पुलिस उसके घर जाती है, पहुंचती है, और जब उसके कमरे की तलाशी ली जाती है तो वहां पर एक डायरी मिलती है। उस डायरी में बदस्तूर लिखा गया था कि हमने पहली बार कब सेक्स किया, किसके साथ किया,
उसने क्या क्या किया और हमें कितना मजा आया। दूसरी बार हमने किसके साथ किया, तीसरी बार किसके साथ किया। एक लंबी फहरिस्त उस डायरी के अंदर मौजूद थी। पाए कि शायद इन्हीं लोगों में से किसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। वहां भी जांच पड़ताल होती है, खूब पूछताछ होती है, हर तरीके से पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी नतीजा शून्य ही निकलता है। अब पुलिस की सुई जाकर घूमती है फौजी के ऊपर। पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते कहीं फौजी ने इस घटनाक्रम तो अंजाम नहीं दिया, कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं। अब वो फौजी था, पुलिस जो होती है तो एकदम से उस पर हाथ नहीं डाल सकती थी, फिर भी उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उससे भी गहन पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। पुलिस उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का निश्चय करती है, लेकिन वो आरोपी तो था ही नहीं। कोर्ट से लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की परमिशन नहीं मिलती और पुलिस को मजबूरन उसे ऐसे ही छोड़ देना पड़ता है। पुलिस के हाथ महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक खाली के खाली ही थे। जब कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पुलिस के एक बात बहुत गहन सोचने लायक निकल के सामने आती है कि जिस वक्त फौजी लगातार 2 दिन तक 48 घंटे तक अपनी पत्नी को फोन कॉल कर रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक बार किसी ने फोन उठाया था और 35 से 40 मिनट तक वो फोन ऑन था। कोई बात तो नहीं कर रहा था, किसी की आवाज नहीं आ रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल था कि जब इन लोगों की हत्या हो चुकी थी तो वो फोन किसने उठाया था, उस वक्त वहां कौन मौजूद था। लेकिन पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच एक शख्स पुलिस स्टेशन पुलिस से मिलने के लिए आता है। वो इस घटनाक्रम के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता है और जब वो पुलिस से मिलता है तो पुलिस से बताता है कि मैं इनसे 3 घर छोड़ करके मैं रहता हूं, मैं कहीं पर जॉब करता हूं और मैं इनके यहां किराए पर रहने आया हूं। मेरे घर में चूहे बहुत हैं, इसलिए मैं इनके घर चूहा पकड़ने का जो चूहादानी होती है, पिंजरा, वो मैं इनसे लेने गया था और घटना से 2 दिन पहले मैं वो पिंजरा लौटाने शाम को इनके घर गया था, करीब 6:30 बजे के आसपास। उस वक्त चारों को मैंने घर में मौजूद देखा था और उस वक्त चारों के चारों जिंदा थे और सकुशल थे। और इतना वो अपना बयान देता है। अब वो तो बेचारा बयान देने आया था, लेकिन पुलिस उसी पर शक करने लग जाती है और पुलिस उसकी भी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल और उससे भी दुनिया भर के सवाल किए जाते हैं, लेकिन वहां से भी कुछ निकल कर नहीं आता और पुलिस उसे उसे भी जाने देती है। इसी बीच एक और घटना होती है। फौजी का जो एटीएम कार्ड होता है, जो फौजी ने अपनी पत्नी को देकर रखा हुआ था। अच्छा, जो लोग सिविल सर्विसेज में होते हैं उन्हें गवर्नमेंट की ओर से 2 एटीएम कार्ड इशू किए जाते हैं। एक वो खुद अपने पास रखते हैं और एक वो अपने परिवार के पास छोड़कर आते हैं, ताकि उनके परिवार को कोई ऐसा ना हो। तो जिसके में लेकर गया था और अब उस एटीएम कार्ड से 3 ट्रांजैक्शन किए गए थे, एक संत कबीर नगर से, दूसरा बस्ती से और तीसरा गोरखपुर से। अब सवाल ये उठ रहा था कि कातिल ने एटीएम से पैसे विड्रॉल किए कैसे। फौजी से पूछने पर पता चलता है कि उस एटीएम कार्ड के रैपर पर ही फौजी ने उसका पिन कोड लिखा हुआ था, जो कि अपनी वाइफ को लिख कर दिया था ताकि उनको पैसे निकालने में कोई असुविधा ना हो। और कातिल ने इसी का फायदा उठाया और वो एटीएम कार्ड और फौजी की पत्नी के शरीर पर जो जेवर थे वो जेवर, फौजी की बेटी के शरीर पर जो जेवर थे और घर में जो भी कुछ उसे कीमती सामान दिखा था एटीएम कार्ड के साथ, वो सब कुछ लेकर घर से चला गया। पुलिस को लोकेशन मिलने के बाद पुलिस तीनों एटीएम की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन वहां पर भी जिन्होंने पैसा निकाला था एटीएम से उन्होंने अपने फेस को गमछे से कवर किया हुआ था। पुलिस को कद काठी तो मिलती है, लेकिन चेहरे किसी के पहचान में नहीं आते। पुलिस उसी कद काठी की जो प्रिंट आउट है वो निकालती है, उसी से लोगों को दिखा दिखाकर पूछने की कोशिश करती है। तभी पुलिस को 2 लोगों का पता चलता है। पुलिस हर उस जगह जाती है जहां पर इन दोनों का आना जाना था,
जहां जहां पर भी इनके संपर्क थे। पुलिस ने हार नहीं मानी थी और एक जगह आके पुलिस को क्लू मिल जाता है, जो था नंदानगर। यहां पर पोस्टिंग होने से पहले फौजी नंदानगर में रहा करता था, किराए के मकान में, और वहां से क्लू मिलता है टेम्पो ड्राइवर अरुण दीक्षित का। अरुण दीक्षित जो एक टेम्पो चलाता था, महाराज भी कहते थे और प्यार से बाबा भी कहते थे। अरुण दीक्षित कौन है, उसका इनसे क्या लिंक है, इसके बारे में जब वहां के लोगों से पूछताछ की गई तो कोई कुछ बता नहीं पाया। बस इतना ही बता पाया कि एक व्यक्ति इनके घर आता था और हेलमेट लगा करके आता था, जबकि उसके पास ना तो कोई बाइक होती थी ना कोई वाहन होता था। लेकिन फिर भी वो हेलमेट लगा के आता था, इसलिए उसका चेहरा आज तक कोई देख नहीं पाया। अरुण दीक्षित सिरसिया गांव, जिला कुशीनगर का रहने वाला था, लेकिन वो लंबे समय से गोरखपुर में ही रहकर टेम्पो चलाया करता था। लेकिन अरुण दीक्षित जो है वो फौजी की पत्नी के संपर्क में कैसे आया, इसी बात की जांच पड़ताल की जा रही थी। तभी इसकी लोकेशन इंटरसेप्ट होती है अयोध्या में। तो पुलिस की एक टीम अयोध्या के लिए रवाना होती है। लेकिन उस समय वहां पर रामनवमी का माहौल था, इतनी ज्यादा भीड़ थी, कम से कम 10 लाख श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद थे। इतनी भारी भरकम भीड़ में एक व्यक्ति को ढूंढ पाना पुलिस के लिए नामुमकिन था। फिर भी पुलिस अपना खुफिया तंत्र एक्टिव करती है, अपने मुखबिर को एक्टिव करती है, और उनके मुखबिर खबर निकाल करके ये लाते हैं कि ये व्यक्ति यहां आया तो था, लेकिन अब वो यहां से निकल चुका है। पुलिस खाली हाथ वापस बेरंग और लौट आती है। उसके कुछ दिनों बाद इसकी लोकेशन इंटरसेप्ट होती है तेलंगाना में। पुलिस की एक टीम तेलंगाना भी जाती है, लेकिन तेलंगाना से भी पुलिस इसे पकड़ नहीं पाती और पुलिस को वहां से भी खाली हाथ वापस बेरंग। इसके बाद हरियाणा, दिल्ली, ना जाने कहां कहां पुलिस इसके पीछे पीछे घूमती रहती है और ये पुलिस से आगे आगे चलता रहता है। पुलिस हताश होने लगती है, मगर ये पुलिस के हाथ नहीं आता। जब इससे जुड़े सभी लोगों के नंबर और कॉल सब जब ट्रेसिंग पर डाले जाते हैं, सर्विलांस पर डाले जाते हैं, तब पता चलता है कि ये किसी पाजी से बात करता है और इसकी कॉल रिकॉर्ड की जाती है। कॉल रिकॉर्डिंग में अरुण दीक्षित है कि पाजी हम तो लुधियाना में हैं। जब पाजी पूछता है कि लुधियाना में क्या कर रहे हो, तो ये कहता है कि हम वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की हमें नौकरी मिल गई है और हम फला जगह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और लुधियाना के लिए रवाना होती है। लेकिन पुलिस की बदकिस्मती कहिए या इस अरुण दीक्षित की कि पुलिस के पहुंचने से पहले अरुण दीक्षित वहां से भी निकल चुका होता। पुलिस को वहां भी नहीं मिलता। पुलिस वापस गोरखपुर लौट आती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिलती है कि अरुण दीक्षित की लोकेशन गोरखपुर में ट्रेस की गई है, उसे देखा गया है। पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और दबिश देकर इसके कमरे से इसे उठा लेती है। अब इसे गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है और थाने लाकर जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये पहले तो पुलिस को गोलमोल घुमाने लगता है, मीठी मीठी बातें करके मामले को इधर उधर करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पुलिस जब अपनी वाली पर और सख्ताश करती है तो सुना है पुलिस के सामने गूंगे भी बोलने लगते हैं। तो पुलिस जब अपनी वाले पर उतरती है तो ये सारा राज उगल के पुलिस के सामने रख देता है। और जब ये पुलिस को जो असली सच्चाई बताता है वो सुनकर सारा पुलिस महकमा हैरान हो जाता है। भी ये सुना, वो सुनकर हैरान हो गया। 11 महीने बाद अरुण दीक्षित पुलिस की गिरफ्त में आया था। दोस्तों, वो महीना था जून का 2016 और घटना हुई थी जुलाई 2015 में। और वो कहानी जो पुलिस को बताता है वो कुछ इस प्रकार होती है कि नंदनगर में रहने वाली फौजी की पत्नी एक दिन गांव जाने के लिए ऑटो की तलाश कर रही होती और उस वक्त उसे अरुण दीक्षित मिलता है। वो अरुण दीक्षित से कहती है कि गांव जाना है और वहां से गेहूं लेकर वापस आना है। दोनों जाते हैं, गांव से गेहूं लेते हैं और जब वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में अरुण दीक्षित एक जगह सुनसान जगह देखकर ऑटो को रोकता है
और कहता है कि भाभी आप जरा 2 मिनट ऑटो में बैठिए, मैं लघु शंका यानी टॉयलेट करके आता हूँ। वो जाता है और 2 मिनट बाद टॉयलेट करके जब वापस आता है तो वो जो भाभी होती है उसे कहती है कि आपकी चेन जिप पैंट की जो है वो खुली हुई है, ध्यान रखो वरना वो दिख जाएगा। तो इस पर अरुण दीक्षित कहता है, अच्छा हुआ भाभी आपने नहीं देखा, वरना देखकर आप बेहोश हो जाती। और यहीं से इन दोनों के बीच इस तरह की नॉन वेज बातचीत शुरू होती है। और यहीं से फौजी की पत्नी अरुण दीक्षित के प्रति आकर्षित हो जाती है। वो दोनों इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वहीं ऑटो रोककर वहीं जंगल में जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए वापस चलते हैं घटना की तरफ। अब एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद जब वो आते हैं ऑटो के पास तो वो जो भाभी होती है मतलब फौजी की पत्नी 1000 रुपए पुरस्कार स्वरूप अरुण को देती है और कहती है कि ये इनाम रखो। आज तुमने मुझे जितना संतुष्ट किया है, जो मेरी आत्मा को जो तृप्ति तुमने प्रदान की है, इतनी संतुष्ट मैं आज तक कभी नहीं हुई और आगे भी तुम्हें ऐसे ही पुरस्कार पाने के लिए मेरे पास आते रहना। और यहीं से इन दोनों के अवैध संबंधों की शुरुआत होती है। उसके बाद फौजी की पत्नी घर आ जाती है। अब जब भी मौका मिलता तो अरुण दीक्षित अपनी भाभी के पास पहुंच जाता, दोनों संबंध बनाते, भाभी उसे पुरस्कार देती। अब हुआ यह था कि कुछ दिनों बाद ही फौजी की पत्नी ने अपने घर के आसपास अपने मोहल्ले में ही इसे एक किराए का कमरा भी दिलवा दिया था ताकि इसे आने जाने में परेशानी ना हो। जब बच्चे ना हो तो ये घर पर आ जाए या जब उसे मौका मिले तो वो इसके कमरे पर चली जाए। इस प्रकार से दोनों का यह संबंध बड़ी राजी खुशी से बड़े मजे से कट रही थी दोनों की। इसी बीच अरुण को पैसों की जरूरत पड़ती रहती है तो वो ये फौजी की पत्नी से कुछ पैसे भी उधार ले लेता है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अरुण दीक्षित फौजी की पत्नी से रास्ते में टकराता है तो भाभी उससे कहती है कि क्या बात है अरुण, आजकल तुम तो घर का रास्ता ही भूल गए हो। आजकल पुरस्कार पाने का मन नहीं करता क्या? आजकल घर की तरफ आते ही नहीं है। तो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाभी, थोड़ा काम में व्यस्त हो गया था, आता हूं जल्दी ही। तब फौजी की पत्नी उससे कहती है कि आते वक्त वो उधार दिए हुए पैसे भी जरूर लेते आना। क्या है ना, बच्चों के पापा आने वाले हैं और अगर उन्हें पता चला तो मेरे लिए काफी दिक्कत खड़ी हो सकती है। और वो फिर वहां से चली जाती है। उसी शाम 7 बजे अरुण दीक्षित जो होता है वो फौजी के घर पर आता है और वो जो व्यक्ति थाने में आया था जिसने बताया था कि मैं चूहा दानी लौटाने गया था, उस वक्त जब वो चूहा दानी लौटाने उसके घर जाता है तो उस वक्त अरुण दीक्षित उनके घर पर ही मौजूद था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया और वो चूहा दानी लौटा करके वापस चला आता है। उसके बाद शाम होती है, रात होती है, सब लोग खाना वगैरह खाते हैं, दोनों बच्चे कमरे में सो जाते हैं। फौजी की पत्नी जो होती है वो अपनी बड़ी बेटी के साथ ऊपर छत पर सोई होती है और ये अरुण दीक्षित फौजी के बेडरूम में उसके बेड पर सारे कपड़े उतार के अंडरवेयर में बड़ी आराम से बैठा हुआ फौजी की पत्नी का इंतजार कर रहा होता है। 12 बज जाते हैं। उस वक्त फौजी की पत्नी जो होती है वो सीढ़ी से उतरकर कमरे में प्रवेश करती है। दीक्षित कहता है, क्या बात है भाभी जी, आपने तो सारी रात ही इंतजार करवा दिया, काफी देर हो गई। और इतना कहते हुए ये फौजी की पत्नी को अपनी बाहों में भरता है और बैठता है और उसके ऊपर छाने लगता है। तो फौजी की पत्नी उसे रोक देती है और कहती है कि अब जो भी होगा उधार लौटाने के बाद होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसे लगता है कि भाभी शायद मजाक कर रही है। ये कहता है, हाँ भाभी लौटा दूंगा पैसे, और ये वापस उसे प्यार करने की कोशिश करता है। लेकिन फौजी की पत्नी आज कुछ अलग ही मूड में थी। वो इसे जोर का धक्का देकर जोर की लात मारती है। ये शरीर से ज्यादा भारी नहीं था, हल्का पतला दुबला सा आदमी था। यह छिटकर 5-6 फुट दूर जाके गिरता है और इसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाभी ऐसा व्यवहार करेगी। उसका दिमाग खराब हो जाता है।
पहले से ही वो शराब के नशे में होता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उधर आसपास देखता है, उसे बाजू में हथौड़ा पड़ा हुआ नजर आता है। वो उस हथौड़े को उठाता है और खड़ा होता है, फिर फौजी की पत्नी के सर पर दे मारता है। इतने जोर से उसने वार किया था कि हथौड़ा जो था फौजी की पत्नी के सर में धंस जाता है, चारों तरफ खून का फवारा फूट जाता है। और जब वो पलट के देखता है तो दरवाजे पर क्या देखता है कि फौजी का लड़का जो 13 साल का था, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। छोटा सा बालक सन्न रह गया था और जब देखता है कि अरुण ने उसे देख लिया है तो भागकर अपने कमरे में चला जाता है। अरुण वही हथौड़ा उठाता है और उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाता है। वो बेचारा नन्हा सा बालक वो पलंग पर ऐसा औंधे मुंह अपना मुंह छुपाए पड़ा हुआ था, सिसक रहा होता है और उनको जरा भी उस पर दया नहीं आती और वो निर्दयता से पीछे से ही उसके सर पर हथौड़े से एक वार करता है और बेचारा बच्चा वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है दीवार से सटी उसकी 10 साल की जो बेटी होती है, वो भी उसकी चीख सुनकर जाग चुकी होती है। अरुण की नजर उस पर पड़ती है। अरुण आज कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। वो यहां भी निर्दयी हो जाता है और उस लड़की के भी सिर में जाकर 2 हथौड़ों से वार करता है और उसके भी सर में हथौड़ा अंदर तक घुस जाता है। लड़की भी वहीं दम तोड़ देती है। उसके बाद अरुण वापस आता है, उसी कहती है कि वो छटपटा रही थी, जीने के लिए उससे भीख मांग रही थी, लेकिन अरुण पर तो जैसे आज हैवान सवार हो चुका था। तीसरा उसके सर में करता है और फौजी की पत्नी वहीं दम तोड़ देती है। अब वो वहीं बैठे जैसे क्या पता कुछ सोच रहा हो, कुछ याद कर रहा हो। वो याद कर रहा होता है कि मैंने आकर कहां कहां पर हाथ लगाए, क्या क्या हुआ, क्या क्या सबूत मैंने छोड़े। एक एक जगह से फिंगरप्रिंट मिटाना है, पूरे सबूत नष्ट करके यहां से निकलना है। तभी उसे सीढ़ी से किसी के चल के उतरने की आवाज आती है। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर आता है और देखता है तो फौजी की बड़ी बेटी आ रही होती है और उसको खून में सना देखकर, उसके हाथ में हथौड़ा देखकर वो घबरा जाती है और वापस ऊपर भागने लगती है। लेकिन अरुण दौड़कर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे सीढ़ी से वापस नीचे खींचता है। सीढ़ी से नीचे खींचते वक्त उस लड़की की जो लेगिंग होती है, जो सलवार पहनी होती है, वो अरुण के हाथ में आ जाती है। अरुण उसे नीचे खींचता है और उसके सर पर हथौड़े से एक वार करता है। वो लड़की इस वक्त मरी तो नहीं थी, लेकिन मरने से भी कम नहीं थी। वो बेसुध अवस्था में तो हो ही चुकी थी। उसे देखकर, इस अवस्था में देखकर अरुण के अंदर का जानवर जाग जाता है। अरुण उसके कपड़ा निकालकर अलग कर देता है और उसके साथ कुकर्म करता है, उसका रेप करता है और उसके बाद लगातार 2 बार उसके सर में भी उसी हथौड़े से वार करता है और उसे भी वहीं मार डाल देता है। उसके बाद उसके शरीर पर जो भी जेवर थे वो उतारता है, फौजी की पत्नी के शरीर के सारे जेवर उतारता है, वो एटीएम कार्ड उठाता है और घर में जो कुछ भी था, कैश या जो भी कीमती सामान, सारा कुछ जमा करता है और जो सबूत उसे मिटाने थे सब मिटाकर घर से निकलते वक्त घर में रखा ताला बाहर से लगाकर चाबी अपने साथ लेकर वो निकल जाता है। पुलिस जब इसके कमरे पर दस्तक देती है, अरुण के तलाशी लेती है जहां पर वो रहता था, तो एक पेटी में से सैकड़ों की संख्या में कॉन्डोम निकलते हैं। ये मानसिक रोगी उसी प्रकार का व्यक्ति था, कुकर्मी, क्योंकि इसने जब खुद पुलिस को स्टेटमेंट दी कि इसने 100 से अधिक महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं और ये यही करता है। पुलिस ने इस पर अनेक प्रकार की धाराएं लगाई। इतना जघन्य हत्याकांड इसने किया था। ये इतना सेक्स के लिए, वासना के प्रति इतना ज्यादा पागल था कि इसने जाति से ब्राह्मण होते हुए भी खतना करवा रखा था, सिर्फ इसी भ्रांति में कि इससे सेक्स टाइमिंग बढ़ता है और संबंध बनाने में मजा आता है। इस वजह से इसने खतना करवा लिया था। तो आप सोच सकते हैं कितना मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, चार्जशीट कोर्ट में फाइल करी गई और कोर्ट ने इसे जेल भेज दिया।
अभी तक इसकी जमानत नहीं हुई और ये जेल में सड़ रहा है। दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, ऐसे व्यक्ति को इतनी लंबी सजा नहीं देनी चाहिए। 2015 का ये मामला है, 2024 आ चुका है और 2024 चलते हुए भी आज भी ये जेल में पड़ा, इसे अभी तक सजा नहीं हो पाई है। कोर्ट को ऐसे व्यक्तियों के लिए तुरंत सजा निर्धारित करनी चाहिए। इन लोगों को तो उसी तरीके की मौत देनी चाहिए जैसे इसने उन निर्दोष 4 प्राणियों को दी थी, 4 इंसानों को दी थी। बहुत ही निर्दयता के साथ कत्ल किए। ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को, क्राइम से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आपका प्यार और साथ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। आप सब लोग अपना ध्यान रखें। जिंदगी जिंदाबाद।